हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं CAS2। लास्ट वीडियो में हमने CS1 पढ़ा था, आज हम CS2 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों से। एग्जाम में इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है, जो कि 6 से 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस CS को बड़े ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको इसका डीप नॉलेज जरूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। CAS2 which deals with capacity determination। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये CS किस चीज के साथ डील करता है। तो जैसा लिखा हुआ है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स हम जब भी कोई प्लांट या कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, जिस कैपेसिटी से ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, ये कैपेसिटी मशीन की वजह से हो सकती है, स्पेस की वजह से हो सकती है, या कई फैक्टर इसमें और भी होते हैं, राइट। तो इन सभी फैक्टर के बेस पे हमें कैपेसिटी डिटर्मिनेशन करना होता है। ओके, ठीक है। अब कैपेसिटी कई तरीके की हो सकती है। मतलब सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं या हम जो हमारा सेटअप लगाते हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी भी होती है और ऐसी कैपेसिटी भी होती है जो वह एक्चुअल में यूटिलाइज कर पाता है। आप कहेंगे कि सर इसमें कोई फर्क है क्या? यस, इसमें डिफरेंस होता है। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पूरी कैपेसिटी यूज कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी बात हम अभी यहाँ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय लंच करने जाते हैं, ठीक है, ब्रेक टाइम ब्रेक डाउन्स भी होते हैं कुछ छोटे मोटे जिनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। ठीक है, बेच चेंज होता है, शिफ्ट चेंज होती है, तो इनमें कुछ ना कुछ टाइम ऐसा होता है जो अनप्रोडक्टिव निकल जाता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन अपनी 100% कैपेसिटी अचीव नहीं कर पाता है। तो हमें ये जानना है कि कैपेसिटी कौन कौन सी होती है और किस तरीके से होती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी CS का इंट्रोडक्शन सिर्फ उसके नाम के साथ आपको बताता है कि हम हमारा इंट्रोडक्शन ये है, हम ये करते हैं। तो द स्टैंडर्ड डील्स विद द फॉलोइंग। पहला ये डील करता है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी को कैसे डिटरमाइन करना है उसके साथ डील करता है। और सेकेंडरी प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी, अलग अलग कैटेगरी में उनको क्लासिफाई करना और उनको कैलकुलेट करना। इस चीज के साथ ये हमारा स्टैंडर्ड डील करता है, राइट। ऑब्जेक्टिव सारे कोस्ट स्टैंडर्ड का एक ही है, मैं आपको एक बार में ही बता चुका हूं, दैट इज यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, कि आप एक बार जो मेथड फॉलो करें वही फॉलो करते जाए और आपके और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है वो सेम हो, कंपेरेबल हो और यूनिफॉर्म हो। दैट्स व्हाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन में आपको अब बहुत टाइप की कैपेसिटी लिखा है। अब नॉर्मल आइडियल क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, इंस्टॉल क्या है, एवरेज नॉर्मल क्या है, नॉर्मल आइडियल क्या है, प्रैक्टिकल अवेलेबल क्या है। तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है जिस सीक्वेंस में आपको दे रखा हो आप उसी सीक्वेंस में पढ़े, आप इस सीक्वेंस में चलिए जो आप एक्चुअल में देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपने अगर कोई प्लांट लगाया है तो क्या आप सबसे पहले उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी निकालेंगे कि भाई ये प्लांट एक दिन में 1 घंटे में इतना प्रोड्यूस करता है, 8 घंटे का शिफ्ट चलता होगा तो 8 घंटे का शिफ्ट चलता है, साल में कितने दिन काम होता है, मैक्सिमम 365 हो सकता है, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम निकाल दिया ना, अगर मैक्सिमम करवाना है तो हम डेली बुलवाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम इतना काम हो सकता है, 365 डेज हो सकता है। शिफ्ट हम कितनी कर सकते हैं, 3 शिफ्ट कर सकते हैं या करते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप मैक्सिमम कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितनी कैपेसिटी पे काम कर सकता हूं, सबसे पहले आप वो कैलकुलेट करते हैं और उसे नाम दिया गया है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। उसे क्या नाम दिया गया है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, मैं इन सारी चीजों को पहले आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, फिर एक चार्ट के थ्रू भी हम इसको बात करेंगे। तो इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब आप लिख सकते हैं इट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इंस्टॉल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ठीक है, मतलब आपने मैक्सिमम आवर्स ले लिए, आपने मैक्सिमम शिफ्ट ले ली, मैक्सिमम प्रोडक्शन ले लिया, मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ डेज ले लिए, उन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये निकल के आएगा
कि अगर मैं सारे एफर्ट्स लगा दूं तो मेरी कैपेसिटी इतनी है, और दैट इज योर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पाती, जिसके बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, आपने जोड़ा एक शिफ्ट में 8 घंटे काम होता है, क्या हो सकता है, और उसमें जो आपका वर्कर है लंच भी तो करेगा, तो उसका टाइम निकले, जो अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। ठीक है, आप बेच चेंज करेंगे, एक बेच को हटाएंगे दूसरे को लगाएंगे, उसमें आपका प्रोडक्शन रुकेगा। शिफ्ट चेंज होती है, एक लेबर जाएगा दूसरा लेबर आएगा, तो इन सब चीजों में मेंटेनेंस, कई बार कुछ मशीनें खराब हो जाती है तो उनको ठीक करने में जो टाइम लगता है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अचीव करने में रुकावट डालते हैं, राइट। तो इन्हें वैसे हम इनको क्या कहते हैं, नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी, मतलब जितनी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पा रही वो आइडियल कैपेसिटी हो गई। आइडियल का मतलब ही क्या होता है, अनप्रोडक्टिव टाइम। ठीक है, तो आइडियल कैपेसिटी इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है किसका, इंस्टॉल्ड एंड नॉर्मल। अब नॉर्मल का मतलब यहाँ पे ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ टाइम पहले नॉर्मल की डेफिनेशन कुछ और हुआ करती थी और एट प्रेजेंट नॉर्मल की डेफिनेशन कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी, आप नॉर्मल की जगह प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है सर, एक बार थोड़ा सा चार्ट से बता दूं, देखिए ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है, मान लीजिए आप सब कुछ मिला के 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, पर ड्यू टू अभी जैसे मैंने बताया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, लंच एटसेट्रा, आप कुछ टाइम काम नहीं करवा पा रहे और उस वजह से 1 लाख यूनिट आप कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो प्रैक्टिकली अवेलेबल कैपेसिटी है वो कितनी है, 9 लाख यूनिट, राइट। इसको ही नॉर्मल कैपेसिटी भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, इसे ही नॉर्मल कैपेसिटी बोला जाता है, राइट। मतलब आप 10 लाख मैक्सिमम बना सकते थे, पर ये जो नॉर्मल रीजन है, इन नॉर्मल रीजन की वजह से आप 1 लाख नहीं बना पाएंगे, तो दैट्स वाई आप 9 लाख ही बना पाएंगे, और वो है आपकी प्रैक्टिकल अवेलेबल। जब ये नॉर्मल रीजन की वजह से है, तो क्या हम इसे नॉर्मल आइडल टाइम कह सकते हैं, आइडल कैपेसिटी बोल सकते हैं, या मतलब नॉर्मली 1 लाख यूनिट की कैपेसिटी जो है वो आइडियल रहती है हमारी। ओके, ठीक है। अब कुछ अब नॉर्मल सिचुएशंस भी आएगी, जिसमें मान लीजिए स्ट्राइक हो गया या हेवी ब्रेकडाउन हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उस वजह से भी हमारा प्रोडक्शन कम होगा, जिसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। तो मान लीजिए आप नॉर्मल रीजन से आप 2 लाख का प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आप 7 लाख का प्रोडक्शन आपने किया है, ये हो गई आपकी एक्चुअल कैपेसिटी जो आपने अचीव की है। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर क्या ऐसे दे रखा होगा, नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं दे रखा होगा, क्वेश्चन में आपको एक्चुअल दे रखा होगा और आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके बताना है कि आइडियल कितना है, नॉर्मल आइडियल कितना है, अब नॉर्मल आइडियल कितना है, एटसेट्रा। ठीक है, ओके, तो हमने मतलब समझाने के लिए एक सीक्वेंस दिखाया आपको, बाकी ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होगी, समझ। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टॉल की हमने बात की, जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी को प्रेजेंट करता है। फिर हमने नॉर्मल कैपेसिटी की बात की, जो नॉर्मल कैपेसिटी ये वाली है प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी, आप इसको नॉर्मल कहें या प्रैक्टिकल अवेलेबल कहें, निकालने का तरीका क्या है, जैसा मैंने वहां दिखाया आपको, इंस्टॉल्ड में से आप वो फैक्टर कम कर दीजिए जिनकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है नॉर्मली, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, लंच टाइम एटसेट्रा, तो आपके पास प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी आ जाएगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी है। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड नॉर्मल विच इज प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी, यही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल आइडियल हो जाएगा। इस नॉर्मल आइडियल को घटाने पे प्रैक्टिकल अवेलेबल आ जाएगा, और प्रैक्टिकल अवेलेबल में से अगर मैं अब नॉर्मल आइडियल कम कर दूं तो मेरे पास एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, और एक्चुअल तो जो आपने अचीव किया है वही है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अचीव और सर्विस प्रोवाइडेड इन ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, चलो मैं आपको इसको एक चार्ट से और अच्छे से समझा देता हूं। देखिए ये आपके सामने एक चार्ट है। सबसे पहले इंस्टॉल कैपेसिटी की हमने बात की, इंस्टॉल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम कैपेसिटी, और मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे निकलेगी,
1 घंटे में कितना प्रोडक्शन होता है? आप कहेंगे 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन होता है? लो जी, इतना प्रोडक्शन होता है। अगर 1 घंटे में इतना होता है तो हर शिफ्ट में कितने घंटे होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दिन में कितनी शिफ्ट होती है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और साल में कितने दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्शन आ गया, इसलिए हम इसको कह रहे हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, हम चाहे तो ज्यादा से ज्यादा इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। अब कुछ टाइम हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सम इशू लाइक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हॉलीडे, लंच, ठीक है, बैच चेंज, ठीक है, ये सब चीजों की वजह से, ठीक है, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से हम ये पूरा प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाएंगे, और जो कि आपको पता है कि ये तो होना ही है। वहां तो हमने सारे 8 जोड़ लिए जितने यार काम होगा, सारे दिन जोड़ लिए, और सारे दिन काम थोड़ी होगा, हॉलीडे भी होंगे, सारे घंटे भी काम नहीं होगा, लंच भी होगा। तो ये सब चीजों में जो टाइम निकल जाएगा उसे हम कह रहे हैं नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी, ठीक है। तो इंस्टॉल में से नॉर्मली काम तो नहीं हो पाएगा, तो जो बचा उसको हम प्रैक्टिकली अवेलेबल कहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना हमारे लिए करना पॉसिबल है, और इसे ही नॉर्मल कैपेसिटी का नाम भी दिया गया है। तो जब भी नॉर्मल कैपेसिटी आपसे पूछी जाएगी, आप ये समझ जाना कि आपको प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी पूछा गया है, राइट। अब कई बार अब नॉर्मल रीजन की वजह से भी काम रुक जाता है और हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो वो हमारा हो जाता है अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी, राइट। क्या अब नॉर्मल आइडियल कैपेसिटी आपको दे रखी होगी? नहीं, आपको अब नॉर्मल आइडियल नहीं दे रखा होगा, आपको एक्चुअल दे रखा होगा, ठीक है। और एक्चुअल की मदद से, मतलब एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल अवेलेबल की मदद से आप क्या कर सकते हैं? आप अब नॉर्मल आइडियल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा मैंने फॉर्मूला भी लिखा है कि प्रैक्टिकल अवेलेबल माइनस एक्चुअल कैपेसिटी, जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? अब नॉर्मल आइडियल, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आप और ध्यान रखें, क्वेश्चन को पढ़ना कि हमसे क्या पूछा गया है और उसी अकॉर्डिंग जवाब देना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपसे नॉर्मल आइडियल पूछा तो आप ये बता देंगे, अब नॉर्मल आइडियल पूछा तो आप ये बता देंगे, पर अगर आपसे सिर्फ आइडियल कैपेसिटी पूछी है तो आप इसका और इसका दोनों का टोटल देंगे, तो ये हो जाती है टोटल आइडियल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि आपसे पूछा क्या है। अगर सिर्फ आइडियल कैपेसिटी पूछा है इसका मतलब वो आपसे टोटल पूछ रहे हैं, तो आप ये दोनों लिखेंगे, और अगर अलग अलग पूछा है तो नॉर्मल अलग लिख दीजिए, अब नॉर्मल अलग लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम टोटल निकालने के फॉर्मूले में क्या ये कह सकते हैं कि इंस्टॉल्ड माइनस एक्चुअल, ये कह सकते हैं इंस्टॉल्ड माइनस एक्चुअल, क्योंकि इंस्टॉल्ड हमारा क्या है? ये है, एक्चुअल हमारा ये है, इसके बीच में जितने भी कैपेसिटी हुई ये दोनों ही तो थी, नॉर्मल अब नॉर्मल, तो उससे भी हम टोटल आइडियल कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपके ये क्लियर होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट अगर हमने समझ लिए, उस टेबल से अगर हमने सारी बातें समझ ली है, तो यहाँ पे बस एक लास्ट पॉइंट बचता है विच इज एवरेज नॉर्मल कैपेसिटी। अब ये एवरेज नॉर्मल कैपेसिटी क्या है? देखिए, क्वेश्चन में आपको पास्ट ईयर के कुछ ईयर के प्रोडक्शन दे रखे होंगे, और अगर आप उन ईयर के प्रोडक्शन का एवरेज कर देते हैं तो दैट बिकम्स एवरेज नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन सर्विस अचीव्ड ऑन एन एवरेज ओवर ए पीरियड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। एक नॉर्मल सिचुएशन में आपने लास्ट कुछ ईयर में जितना प्रोडक्शन किया है उसका एवरेज कर लीजिए, वो बन जाएगा आपका एवरेज। पहले इस एवरेज नॉर्मल को नॉर्मल लिया जाता था और वो चेंज हो गया है, अभी जो प्रैक्टिकली अवेलेबल है इसे नॉर्मल कैपेसिटी लिया जाता है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। प्रैक्टिकल अवेलेबल को नॉर्मल लेके आप चला जाता है, तो आपको जो भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने हैं तो प्रैक्टिकल अवेलेबल को ही नॉर्मल लेके करने हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होता है। बता दीजिए एक बार, क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो अभी हमने टर्म्स की बात की उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में और बताया गया है, तो देख लेते हैं क्या है।
कैपेसिटी shall be determined in terms of unit of production और equivalent machine hours और man hours. Yes, कैपेसिटी निकालने का मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कई बेसिस हो सकते हैं। आपकी फैक्ट्री में कितने यूनिट प्रोड्यूस हो सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी हो सकती है। आपके पास कितने मशीन आवर्स अवेलेबल है, ये भी आपकी कैपेसिटी हो सकती है। आपके पास कितने मेन आवर्स अवेलेबल है, ये भी आपकी कैपेसिटी हो सकती है। मतलब कैपेसिटी का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग वेज में हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो हमने कहा था कि हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये आप कैसे निकालें? तो इसको निकालने के भी कई तरीके होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कि मतलब आप कैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, आपने किस तरीके की मशीनरी सेटअप कर रखी है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, उन सब के बेसिस पे भी आप निकाल सकते हैं कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, राइट। इंडिविजुअल और इंटररिलेटेड प्रोडक्शन और ऑपरेशन सेंटर कैपेबिलिटी कैपेसिटीज, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, जैसे आपके पास हो सकता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट हो, एक डिपार्टमेंट की कैपेसिटी ज्यादा है, दूसरे की कम है, तीसरे की अलग है, ठीक है। तो आप, आपने याद होगा एक पॉइंट पढ़ा था आपने, बोटल नेक, डिसीजन मेकिंग में एक बोटल नेक पढ़ते हैं अपन, तो वहां पे हम अलग अलग रिसोर्सेज की कैपेसिटी निकालते हैं, ठीक है, और जिस लेवल पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं हम बोलते हैं कि हमारी कैपेसिटी उतनी है या हम उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। ओके, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी भी हो सकती है, और अगर ओवरऑल बात करेंगे तो वो जहाँ पे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ऑपरेशनल कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, जिसको बोटलनेक ही बोलते हैं जनरली। नंबर ऑफ शिफ्ट के हिसाब से भी कैपेसिटी चेंज हो सकती है। अगर आप सिंगल शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो आप कैपेसिटी अलग है, डबल शिफ्ट में तो अलग है, और ट्रिपल शिफ्ट में तो अलग है। टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से कि आपने कैसी मशीन लगा रखी है। अगर आपकी मशीन बोलती है कि ये जो मशीन आपने परचेज की है वो 10,000 यूनिट पर आवर निकाल सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। कोई मशीन छोटी है, वो अलग कैपेसिटी की है, तो उसके हिसाब से अलग होगा। तो वो अलग अलग बेसिस रहेंगे जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलना है, राइट। चलिए नॉर्मल कैपेसिटी, अब नॉर्मल के लिए हमने लिखा है पीएसी, प्रैक्टिकल अवेलेबल कैपेसिटी, ठीक है। अब ये कैसे डिटरमाइन होती है? आप इंस्टॉल कैपेसिटी को लीजिए और उसमें एडजस्टमेंट कर दीजिए, क्या क्या, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, हॉलीडेज, नॉर्मल शटडाउन डेज, नॉर्मल आइडियल टाइम और बेस चेंज ओवर, ये सारी चीजें अगर आप एडजस्ट कर देंगे, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके पास प्रैक्टिकल अवेलेबल आ जाएगी, जिसको हम नॉर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप सारी कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपसे यूटिलाइजेशन पूछ लिया जाता है। तो नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी का जो यूटिलाइजेशन है वो हमेशा आप किस पे कैलकुलेट करेंगे? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। मतलब मान लीजिए आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10 लाख यूनिट, जो हमने बात की, और आप एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं 7 लाख यूनिट प्रोडक्शन, तो आप ये कहेंगे कि हम 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। हमारा एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? 70%, ठीक है, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 10 into 100, ओके, ठीक है। आगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जब भी हम कोई सीएस पढ़ते हैं तो डिस्क्लोजर की बात हमसे जरूर करता है, जिसमें क्या बोला गया है कि आपने कैसे कैपेसिटी निकाला वो आप डिस्क्लोज कर दीजिए। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ है आपके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में या फिर नॉर्मल कैपेसिटी में, तो वो आप रीजन के साथ डिस्क्लोज करेंगे कि ये चेंज क्यों हुआ है। आप कहेंगे सर चेंज कैसे हो सकता है, आपने कोई एडिशनल मशीनरी लगवा ली तो कैपेसिटी बढ़ गई, आपने कोई एग्जिस्टिंग मशीनरी में से कुछ मशीनरी सोल्ड कर दी तो कैपेसिटी कम हो गई, तो वो चेंज हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो आपको बताना है कि ये हुआ है और उसका होने का रीजन क्या है, राइट। लास्ट वन इज रीजन फॉर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आपकी कैपेसिटी है और आप 50% पे ही काम कर पा रहे हैं, 60% पे ही कर पा रहे हैं, तो क्यों, आप कम क्यों कर पा रहे हैं, उसका भी रीजन आपको वहां पे देना है, ठीक है। वो भी आप डिस्क्लोजर में डिस्क्लोज करेंगे, ताकि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स पढ़ रहा होगा उसको समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। आई होप CAS2 आपके लिए क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, दोबारा लिख देता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।